हेलो गाइस, मैं मेरे चैनल सुपर हिस्ट्री क्लासेस में ताम्रपाषाण काल के प्रमुख क्षेत्र के बारे में बात कर रही थी, जिससे हमने पिछले वीडियो में कुछ क्षेत्र जैसे राजस्थान और मध्य भारत का क्षेत्र देख लिया था। और इस भाग 2 में हम महाराष्ट्र पूर्वी भारत देख लेंगे बिल्कुल ही बेसिक से। और उसके बाद इसी वीडियो में हम कुछ ताम्र निधियों को देख लेंगे ना। तो चलिए अब हम इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने और कुछ बातें कही थी कि ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं ना, कि ताम्रपाषाण काल किस काल को कहा जाता है, क्या स्वरूप था, इस तरह की चीज़ों को हमने देखा है। तो चलिए अब जो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, तभी ये वीडियो और क्लियरली मतलब आपको समझ आएगी। नहीं तो अगर ये दोनों ही छोड़ देंगे, डायरेक्ट आप महाराष्ट्र से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए पहला वीडियो मेरा जरूर देखिए ना। तो चलिए अब इसी के साथ हम अब महाराष्ट्र का क्षेत्र देख लेते हैं ना, यानी जोरवे संस्कृति और उसके अंतर्गत जो जो स्थल है वहाँ से क्या क्या पाए गए हैं। तो चलिए, तो पिछले वीडियो में हमने ये राजस्थान का जो पूरा क्षेत्र था, ये सब आहार, गिलुंड, बालाथल, गणेश्वर आदि ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी ये स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, इसीलिए इसको जरूर देख लीजिएगा वीडियो को। फिर ये वाला जो मध्य भारत का है ना, ये भी हमने जान लिया था, कायथा, मालवा, एरन और यहाँ से क्या किन किन वस्तुओं की प्राप्ति हुई है ना। तो चलिए अब हम किसको जानते हैं, अब हम महाराष्ट्र यानी जोरवे संस्कृति के वहाँ कौन कौन से स्थल वगैरह है, वहाँ से क्या प्राप्त है। तो चलिए, जोरवे संस्कृति गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो जोरवे संस्कृति पाई गई है, ये खनन के दौरान थी, किस नदी के किनारे थी, गोदावरी नदी के तट पर है ना। और नदियों के किनारे ही क्यों कुछ भी सभ्यता हो, संस्कृति हो, क्यों पनपती थी, ये मैंने पहले वीडियो में चर्चा किया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रमुख स्थल, अब जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख स्थल थे। तो देमाबाद मुख्य स्थल है, चंदौली, नेवासा, इनामगांव आदि। देखिए ये जो था ताम्रपाषाण काल जो उस समय का समय था है ना, कि वहाँ का जो समाज था उसका स्वरूप क्या था, ग्रामीण स्वरूप था ना। परंतु ये जो देमाबाद और ये इनामगांव, ये दो ऐसे स्थल है, ऐसे जगह है जो कि क्या बोले शहरीकरण की स्थिति तक पहुंच चुके थे। उसके बाद भले ही विलुप्त हो गई, क्या हुआ, मगर ये दोनों ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि देमाबाद और इनामगांव जो है ना, ये शहरीकरण तक पहुंच चुके थे। इसके बाद देखिए ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा क्षेत्र और पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र क्या था, नवदा टोली, वो ग्रामीण क्षेत्र था। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा था, वो ग्रामीण स्तर पर सबसे बड़ा था है ना। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा, देमाबाद बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। और ये गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर है। और ये कहाँ है, देखिए जैसे जोरवे संस्कृति, इसके इसी में अलग अलग स्थल हो गए ये। इसी तरह मुख्य नदी जो थी ना, ये गोदावरी थी। और देखिए गोदावरी नदी की सहायक नदी, यानी वो एक मेन नदी है, उसे जो छोटे छोटे नदियाँ बटते हैं ना, उसको हम सहायक नदी बोलते हैं। तो वो कौन सी नदी थी, जहाँ पर देमाबाद स्थित था, यानी ये संस्कृति ये सभ्यता फली थी। तो ये गोदावरी नदी की सहायक यानी प्रवरा, ये वाला जो है प्रवरा नदी है ना। पिछले वीडियो में शायद मैंने इसको देमाबाद को गोदावरी नदी कर दिया है, तो उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा है ना, जब नोट्स बनाए या पढ़िएगा तो कहाँ थी, प्रवरा नदी के तट पर स्थित थी। देमाबाद से देखिए क्या मुख्य यही चीज ये जो है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट, इस चीज को दिमाग में रखिए। क्यों, देमाबाद से तांबे के चार वस्तुएं और किसके, ताम्रपाषाण काल थे तो तांबे की पत्थर, तो तांबे की ही वस्तु मिलेगी है ना। तो तांबे के 4 प्रमुख वस्तुएं है ना, ये 4 प्रमुख जो वस्तुएं हैं ये थोड़ा दिमाग में रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए रथ चलाते मनुष्य एक हो गया, सांड दूसरा हो गया, गेंडा तीसरा हो गया, वो हाथी, यानी 4 इनकी आकृतियां पाई गई है जो कि किसकी बनी हुई थी, तांबे की। तो ये 4 प्रमुख वस्तुएं हैं, इनको ये कहाँ से प्राप्त की गई है, देमाबाद से है ना। नेवासा से पटसन का साक्ष्य। अब देखिए पटसन, ये पटसन क्या होता है, एक रेशेदार पौधा होता है जिससे कि धागा वगैरह बनता है। यानी पिछले वीडियो में मैंने बात किया ही है कि वो यानी वस्त्र क्या बोले, वस्त्र निर्माण में वो निर्माण से वो परिचित है कि नहीं। तो अब हम कैसे कह सकते हैं, देखिए इन्हीं आधार से हम कह सकते हैं, कहीं से कपास मिले, कहीं से पटसन मिले हैं, जिससे धागे वगैरह बनते हैं, जिससे वस्त्रों का निर्माण होता है। इस तरह से देखिए नेवासा से किसके साथ, पटसन के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, ये नेवासा से किसके साक्ष्य मिलते हैं, पटसन के। तो इन चीज़ों को याद तो रखना ही पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ है ना।
इनाम गांव देखिए, अब इसके अंतर्गत ही देखिए इनाम गांव है, जैसे एक किलाबंद बस्ती है। ये इनाम गांव कैसी बस्ती थी? किलाबंद बस्ती थी, है ना। कौन सी? इनाम गांव किलाबंद बस्ती थी। यहाँ से बस्तियां योजनाबद्ध तरीके से बसाने का प्रमाण मिलता है। साथ ही किलाबंद, किलाबंद तो समझ ही रहे, किले से घिरा हुआ था। और इसमें जो बस्तियां तो कहीं भी बस्ती, मगर यहाँ की जो बस्तियां पाई गई है ना उत्खनन के दौरान, तो यहाँ से किस तरह के ये योजनाबद्ध क्या, एक प्लान, सही प्लान तरीका बनाकर उसको बनाया गया है। जैसे एक घर का आप नक्शा पास करवाते हैं कि नहीं, तो आप जैसे तो बनाएंगे नहीं, एक नक्शा पास करते हैं ना कि हम पहले इस तरह 2 रूम होगा, ये हॉल होगा, ये कुछ होगा, किचन होगा, कहाँ से सीढ़ी जाएगा, क्या जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर जैसे जो बस्ती बसी हुई थी, ये ना पूरे योजनाबद्ध, यानी एक सही योजना पहले बनाई गई थी कि कहाँ क्या, कहाँ से कौन सा रास्ता खुलेगा, किस तरह से इधर घर के जो गेट दरवाजे खुलेंगे वो खुलेंगे, इस तरह की चीज़ें जो है पहले पूरा योजना बनाई गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ की बस्तियों का निर्माण किया गया था। तो इनाम गाँव देखिए किलाबंद बस्ती है। और अगर क्वेश्चन आता है कि योजनाबद्ध तरीके से बसाने का, जो बस्तियाँ बसाने का साक्ष्य कहाँ से, आप क्या बोले पर साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये इनाम गांव से मिलता है। चंदौली से देखिए, चंदौली ये कौन सा जगह होगा? चंदौली। तो चंदौली से तांबे की छेनी मिली है। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ भारत में, देखिए ये जोरवे संस्कृति की बात है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ भारत में लगभग, यानी लगभग जैसे कब शुरू हुई, कब, तो देखिए कम मतलब लगभग यानी सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद ही, तो देखिए लगभग बहुत से संस्कृतियाँ, कुछ पहले हुई, कुछ तो 1200 ईसा पूर्व के आसपास सारी संस्कृतियाँ यानी विलुप्त हो चुकी। मगर एक जोरवे देखिए विलुप्त हो गई, परंतु जोरवे संस्कृति ही एकमात्र थी जो 700 ईसा पूर्व में विलुप्त हुई। कब हुई है? 700 ईसा पूर्व। यानी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से अगर पढ़ें इतिहास को, हिस्ट्री को, तो आप थोड़ा सा दिमाग, 700 ईसा पूर्व यानी कौन सा काल चल रहा था? वैदिक काल। और कौन सा वैदिक काल चल रहा था? तो उस समय जैसे वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ है, तो देखिए, तो ये वैदिक काल यानी शुरू कब हुई है? हड़प्पा संस्कृति से कुछ पहले हुई, यानी हड़प्पा संस्कृति से पहले ही शुरू हुई। और ये जो विलुप्त हुई तो वो हड़प्पा संस्कृति के बाद यानी वैदिक काल के समय। तो देखिए अगर तो सारी संस्कृतियाँ कब खत्म हो चुकी थी? 1200 ईसा पूर्व के लगभग मतलब विलुप्त हो चुकी थी। परंतु एक जोरवे संस्कृति, ये जो जोरवे संस्कृति है, ये एकमात्र ऐसी संस्कृति थी जो कि 700 ईसा पूर्व यानी वैदिक काल में विलुप्त हुई है। तो इन चीज़ों को थोड़ा याद रखिएगा, है ना। अब हम पूर्वी भारत, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया है ना, महाराष्ट्र के क्षेत्र में जोरवे संस्कृति, उसके प्रमुख स्थलों को हमने जाना है ना। अब हम पूर्वी भारत, क्योंकि इसमें चार्ट में था, तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में ही समझाया था, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए सारी बातें, है ना। और महाराष्ट्र को अभी हमने तुरंत इधर देखा, उसके कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, वहाँ से क्या प्राप्त हुए, आदि चीज़ों को हमने देख लिया। तो चलिए अब हम कौन सा पूर्वी भारत है ना, यानी पूर्वी भारत कौन सा हो गया? देखिए महाराष्ट्र, ये वाला भी अभी हमने देख लिया। अब पूर्वी भारत यानी देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, देखिए ना, इधर पूरब वाला क्षेत्र, इधर पश्चिम वाला क्षेत्र। तो इस तरह से हम, तो अब हम कौन सा देखेंगे? ये वाला है ना, पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत में मुख्यतः कौन कौन से स्थल आएंगे? तो इधर वाले में क्या है? बिहार हो गया आपका, बंगाल आदि हो गया, तो ये सब तो देखिए बिहार में चिरांद नामक स्थान पर एक प्राचीन ग्रामीण बस्ती के अवशेष मिले हैं। यानी कैसे हम कह सकते हैं, तो जो साक्ष्य ताम्रपाषाण काल के यानी उस समय वहाँ मिले हैं, वो इस जगह राजस्थान के क्षेत्र से में भी है ना, राजस्थान के क्षेत्र से मिले हैं, मध्य भारत के क्षेत्र से मिले हैं, महाराष्ट्र, और कुछ चीज़ें ये उस तरह के प्रमाण हमें कहाँ से? पूर्वी भारत से मिले हैं। और इसमें जैसे बिहार है ना, बिहार में चिरांद नामक स्थान पर एक प्राचीन ग्रामीण बस्ती, कौन सा? प्राचीन ग्रामीण बस्ती के अवशेष मिले, यानी जो उस समय जैसे इन जगहों पर जो बस्तियाँ जिस तरह के साक्ष्य मिले हैं, ठीक उसी तरह के साक्ष्य यहाँ से। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर भी ताम्रपाषाण काल था, है ना। यहाँ के लोग भी काले एवं लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कहाँ काले लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। तो ठीक इसी तरह ये जो पूर्वी भारत के क्षेत्र, यहाँ के लोग भी काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, यानी मृदभांडों का प्रयोग करते थे, काले और लाल रंग के। इनका प्रमुख भोजन, देखिए भोजन की बात हुई है,
तो प्रमुख भोजन क्या है इनका? चावल और मछली। और हम ये किस आधार पे ये कहते हैं वो हम इस पे समझ लेंगे ना। तो पूर्वी भारत के जो क्षेत्र थे इनका प्रमुख भोजन चावल और मछली था, साथ ही शिकार भी करते थे। जो भी हो, आप कितना भी पशुपालन कर ले, कृषि कर ले, मगर उस समय शिकार था ही, है ना, शिकार लोग करते ही थे। चिरांद के अतिरिक्त बंगाल के वर्धमान, देखिए चिरांद के अतिरिक्त, है ना, अभी बिहार की बात हो रही थी, अभी देखिए बंगाल और कुछ उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र देख लेंगे क्योंकि यहाँ से भी मिले हैं इस तरह के सच। तो अतिरिक्त बंगाल के वर्धमान यानी बंगाल क्षेत्र, बंगाल के किस क्षेत्र में? देखिए बंगाल है, बंगाल के वर्धमान में से, है ना, और बीरभूम और उत्तर प्रदेश के, अब उत्तर प्रदेश के खेराडी और नरहन तथा बिहार के, देखिए बिहार के सोनपुर, ताराडी यानी चिरांद के अलावा इन जगहों से भी इस तरह के ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के देखिए अवशेष प्राप्त हुए हैं ना, साक्ष्य बोलिए या अवशेष, इस तरह की चीजें मिली है। तो इसके आधार पर ही कहते हैं कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ इन जगहों पर भी विद्यमान थी, है ना। इतना समझ गए हम। अब देखिए यहाँ पर जैसे बात हुई चावल और मछली इनका प्रमुख भोजन था, है ना। तो देखिए पूर्वी भारत में, बिहार और बंगाल में, यानी पूर्वी भारत ही इस वाला साइड पूरब हो गया, यानी पूर्वी भारत हो गया, तो बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे और चावल के प्रमाण मिले हैं। यानी उत्खनन, जब उत्खनन का कार्य हुआ तो किस तरह के प्रमाण मिले हैं? मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, सॉरी, साथ ही चावल के प्रमाण मिले हैं। इससे ज्ञात होता है कि मछली और भात पूर्वी भारत के लोगों का प्रिय आहार था। अगर मछली पकड़ने के कांटा आपको मिला है, चावल के साक्ष्य मिले, यानी मछली और भात उनका प्रिय भोजन रहा होगा, है ना। तो चलिए अब इसी में हम ताम्र निधियों को भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम ताम्रपाषाण काल के प्रमुख क्षेत्र हैं ना, और उनके अंतर्गत जो भी स्थल थे उनको देख लिया, एक एक पॉइंट को देखा, उन जगहों से हमें क्या क्या कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है तथा कौन किस किस जगह कौन कौन सी नदी घाटियों के तट पर स्थित है, इस तरह की चीज़ें हम देख ली हैं। तो चलिए इसी के साथ आपके ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल, वहाँ से प्राप्त वस्तुएं, इसकी जानकारी तो आपको हो ही गई है। तो चलिए इसके साथ अब हम ताम्र निधियाँ यानी कौन कौन से ताम्र निधियाँ रही हैं, कहाँ से प्राप्त हुई है, क्या है नहीं है, तो वो सब हम देख लेते हैं। जैसे ताम्र निधियाँ हमने क्या, तांबे की वस्तुएं, है ना। तो देखिए ताम्रपाषाण संस्कृति में 40 से भी ज़्यादा ताम्र निधियाँ प्राप्त हुई हैं। इस काल में 40 से भी ज़्यादा, यानी 40 से भी ज़्यादा ताम्र निधियाँ प्राप्त हुई है। इसमें सबसे बड़ी निधि है ना एमपी के गुंगेरिया से, जिसमें 424 तांबे के औजार हैं। यानी एमपी की जो गुंगेरिया है, यहाँ से क्या 424 तांबे के औजार हैं, यानी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ताम्र निधियाँ अन्य स्थलों जैसे पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई है। यानी ये जो ताम्र, इस समय की ताम्र निधियाँ आपको कहाँ कहाँ, जैसे जहाँ जहाँ विकसित थी ये सभ्यताएं ना, ये तो वहीं से मिले होंगे। तो ये देखिए कहाँ से मिले, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा, ये सब आपका पश्चिम में गुजरात हरियाणा आ गया, दक्षिण में आंध्र प्रदेश आ गया, और उत्तर प्रदेश में भी, यानी इन जगहों से हमें क्या, ये जो ताम्र निधियाँ है बिखरी पाई गई है। इतने बड़े भूभाग यानी विशाल भूभाग में ये जो संस्कृति थी फैली हुई है ना। तो चलिए ताम्रपाषाण काल में वृषभ पूजा है तथा मातृ देवी की उपासना के सच मिलते हैं। देखिए धार्मिक स्थिति इनकी क्या थी, वृषभ की पूजा की जाती थी। इससे एक अनुमान लगाया है कि वहाँ से मिले हैं साक्ष्य, मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य मिलते हैं। और वृषभ पूजा की देखिए कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बात किया जैसे एक जगह यहाँ पर देमाबाद से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं मिली है, उसमें वृषभ यानी जैसे होता है ना आपका बेल वगैरह इन सब की आकृतियाँ मिली है, तो उसी से अनुमान लगाया जा सकता है। सांड वगैरह की, जैसे अभी मैंने इससे पहले अभी बात किया कि देमाबाद से 4 प्रमुख वस्तुएं मिली है तांबे की, जिसमें क्या था, सांड, गेंडा, ये सब थे ना। तो देखिए सांड यानी वृषभ है ना, उसी को कहते हैं। तो वृषभ पूजा के तथा मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य मिलते हैं, ये 2 याद रखिएगा। जोरवे संस्कृति में देखिए कहीं ना कहीं अंधविश्वास हर युग में होता है। तो कहीं कहीं मनुष्य यानी हम में आप में कुछ हो जाते हैं अंधविश्वास, जैसे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, कि नहीं। तो
तो जोरवे संस्कृति में जैसे जो लोग थे उनका ये मानना था। देखिए जोरवे संस्कृति में वयस्क मृतकों के टखनों, टखनों इसकी बात की गई है, वयस्क मृतक यानी एक मनुष्य वयस्क है उसके टखनों को, है ना, टखनों के नीचे का पैर, टखनों के नीचे का पैर काट दिया जाता था, उसके बाद दफनाया जाता था ताकि वे प्रेत ना बन सके। ये एक अंधविश्वास है ना। अब आप बोलोगे टखना, ये जो यहाँ पर एक शब्द आया है टखनों, है ना, तो टखना किसे कहते हैं? देखिए आप ये है, मान लीजिए ये पैर है, ओके, ये वाला जो क्षेत्र, यानी ये वाला जो हिस्सा होता है ना, यानी जहाँ से इंसान आगे पीछे चल सकता है, तो ये वाला जो जगह शरीर का होता है, एड़ी, एड़ी के सामने वाला जो हिस्सा होता है उसे क्या कहता है, कहा जाता है टखना। इसको क्या करता है? देखिए जोरवे संस्कृति में वयस्क मृतकों के टखनों के नीचे का पैर, यानी टखना हो गई है तो उसके नीचे का पैर काट दिया जाता था, यानी यहाँ से क्या करता है, मान लीजिए दोनों पैर हो गए, अब इसको यहाँ से ऐसे इसको काट दिया जाता था ना, समझ गए। उसके बाद उसके बाद उसको दफनाया जाता था ताकि वे प्रेत ना बन सके। तो क्यों? क्योंकि एक अंधविश्वास था, है ना, एक अंधविश्वास था। वो अंधविश्वास क्या था कि ताकि वो प्रेत ना बन सके, कि मरने के बाद वो चल फिर ना सके, ताकि इंसान को परेशान ना कर सके। तो इस तरह से अंधविश्वास थे। ये सच हो सकते हैं, सोचिए एक बार, उसके बाद पता नहीं हो सकते हैं। तो हम यहाँ तक अब हम इस वीडियो में ताम्रपाषाण काल कहाँ से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, एक एक मेन पॉइंट को, कौन किस समय की कौन सी मृदुभांड रहे हैं, इसमें जो सबसे मालदा के जो सबसे उत्कृष्ट मृदुभांड मिले हैं, इस तरह का क्वेश्चन ताम्रपाषाण काल से आते हैं। तो इस वीडियो को, इससे हर एक इस चार्ट्स को है जैसे हर एक टॉपिक को अगर आप डीपली समझेंगे तो एग्जाम पास करने में आपको या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको थोड़ी आसानी हुई है ना। तो ठीक है, like, share and subscribe.